The Rime of the Ancient Mariner. The poetic devices from this chapter, from this poem, are very, very important. And over the period, अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम्स के पीरियड निकालते हो, टेक इट फ्रॉम 2010, क्योंकि बीच में तो देयर वाज अ पीरियड व्हेन दिस बुक वाज नॉट देयर, बट देयर आर इंस्टेंसेस, अगर आप देखो, जब इस पोएम से अगर क्वेश्चंस आए हैं आरटीसी, तो दे हैव बीन फ्रॉम एनी ऑफ द, ऐसा नहीं कि ये वाला पर्टिकुलरली, जैसे एक वाटर वाटर वाला जो है, दैट इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, बट मोस्ट ऑफ द अदर आरटीसीज हैव ऑलवेज बीन देयर, either to identify the poetic devices or to identify the rhyme scheme. ठीक है, तो let us begin. It is an ancient mariner. Now as I told you कि हम लोग it जो है we use it for नॉन लिविंग और एनिमल्स, लेकिन यहां पर इट हैज बीन यूज्ड फॉर अ ह्यूमन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज impersonification. नेक्स्ट इज, इसमें आपका एजोनेंस, देन कॉन्सोनेंस, एनाफोरा, एल्यूजन. मीन्स अगर मैं कहूं कि बहुत सारे ऐसे पोएटिक डिवाइसेस होते हैं जो इसके अंदर है, तो यस दे आर देयर. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजोनेंस? एजोनेंस किसको कहते हैं? जब आपके किसी भी स्टेटमेंट के अंदर द vowels with the same sounds are repeated. जैसे अगर आप देखो ब्राइड, ग्रूम, डोर, या फिर यहां देखो गेस्ट, मेट, फेस्ट, सेट, all are having the sound e here. So they are, he holds him, यानी आपका electrician. The letter H is repeated in the very beginning. He hold him. So it is electrician. Similarly, the same is here also. His hands dropped. इसमें भी आपका electrician है. His hand, he, तीनों. In this ninth and 12th लाइन वी हैव इलेक्ट्रिशियन. नाइन्थ और 12th लाइन में हमारा इलेक्ट्रिशियन है हिज हैंड और ही. हिज हैंड और ही, ये तीनों आपका है. देन लाइक अ 3 years चाइल्ड, यानी देर इज अ कंपैरिजन, एंड दिस वी कॉल एज simile. In line number 15, it is simile. Like, as या like. Same hath his, electrician. The letter H is repeated. वो तो बहुत सारे हैं आपके. यहां पर भी आपका electrician sat on a stone. सैट और स्टोन दोनों जो है स, सेम आपका जो है सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है वो. स्पेक, स्पेक, दिस इज ओल्ड वर्जन स्पोक. द ब्राइट आइड मैरिनर, यहां पर ब्राइट आइज का मतलब है कि हिज आइज वर लुकिंग वेरी हिप्नोटाइज्ड. सो इट इज हेयर मेटाफॉर. मेटाफॉर. द शिप वॉज चीयर्ड. अब शिप को तो कोई चीयर नहीं करेगा ना, वाह 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 शिप चीयर कर रहे हैं. शिप इज नॉट समथिंग विच इज टू बी चीयर्ड. ह्यूमंस आर चीयर्ड. इंसानों को हम बोलते हैं हेलो,
मतलब कि बाय, जल्दी मिलना। हम शिप को थोड़ी बोलेंगे जल्दी मिलना। सो हेयर द शिप हैज बीन शेयर द हार्बर केयर, इट इज आपका पर्सोनिफिकेशन। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे शिप को हम बोल रहे हैं कि फिर से मिलेंगे, जैसे हम शिप को बोल रहे हैं फिर से मिलेंगे। देन बिलो द कर्व, बिलो द हिल, बिलो द लाइट हाउस, अगर आप यहां पर देखो तो द वर्ड बिलो इज रिपीटेड इन दिस कॉन्सिक्वेंट लाइन्स, अगले अगले लाइन में ये रिपीट हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड एज एनाफोरा। 23 एंड 24th लाइन में आपका एनाफोरा, एनाफोरा मतलब when the letters sorry, when the words repeat in the consequent first word। ये इसमें सबसे ज्यादा आया है। द सन केम अपॉन, आउट ऑफ द सी केम ही, ये आपका सबसे ज्यादा इस बारे में से सबसे आया हुआ है, एंड इट इज पर्सोनिफिकेशन। द pronoun he has been used for sun, and he shone bright and on the right went down into the sea। ये पूरा जो पैराग्राफ है, दिस इज आपका पर्सोनिफिकेशन। हायर एंड हायर, repetition, the word higher has been repeated। again, beat his bread, या फिर he heard, all both of them are alliteration, since the letter H और B जो है वो आपका रिपीट हो रहा है। The bride hath paced into the hall, red as a rose is she, again it is simile। The face of the bride has been compared to the rose, उसका चेहरा एकदम लाल है। शी इज मतलब कि वो मे बी शर्मा रही है, या शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल। सो रेड एज अ रोज, इट हैज बीन कंपेयर टू द रोज। Again, 41st line. And now the storm blast came and he was tyrannous and strong। अब यहाँ पर the pronoun he has been used for storm। हम storm के लिए he थोड़ी यूज करेंगे। बाहर बारिश हो रही है, बारिश आ रहा, हम ये थोड़ी बोलेंगे देखो वो देखो बारिश में से बात कर रहा है। अगर हम ऐसा बोलते हैं या तो हम पागल हैं, या फिर हम पोएटिक डिवाइस में वी आर यूजिंग पर्सोनिफिकेशन। So here it is personification. The storm blast has been personified as a human. The storm blast has been personified like a human। He stuck with his overtaking wings and chased us south along। वो जो है उसने हमारे शिप पर पूरा कंट्रोल कर लिया और हमारा जो है वो पीछा कर रहा था। इट इज ऑल्सो एग्जैजरेशन, इसको बढ़ा चढ़ा के बोलना। द स्टॉर्म हैज बीन एग्जैजरेटेड, कि वो हमारा पीछा कर रहा है। देन जब हम ये वाली बात बोलते हैं विथ स्लोपिंग मस्ट एंड डिपिंग प्रो, तो क्या लगता है, एक तरफ से हमारे दिमाग में क्या आता है कि जो जो आपका बोट है, जो आपका शिप है, वो हिचकोले खा रहा था। स्लोपिंग मस्ट एंड डिपिंग ब्रो मतलब यहाँ हमारे दिमाग में, हमारे सामने देर इज अ पिक्चर विच इज फॉर्म, एक पिक्चर बन रही है। एज इफ, ऐसा लग रहा है जैसे हम देख रहे हैं, वी आर एबल टू विजुअलाइज कि उस वक्त में बोट की हालत कैसे थी, वो कैसे हिचकोले खा रहा था। इट इज लुकिंग एज इफ बोट जो है आगे ऊपर, फिर नीचे ऊपर। सो इट इज इमेजरी, द क्रिएशन ऑफ एन इमेजिनेशन, अ क्रिएशन ऑफ इमेजरी। Again, the ship drove fast, loud roared
the blast and southward AV flit. The ship drove fast. अब शिप तो अपने आप नहीं चलाएगा ना, तो अगेन इट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन या फिर जो सिमिली है, ये सब बच्चों को बहुत अच्छे से इजीली आ जाता है व्हेन इट कम्स इन द एग्जाम. बट व्हेन इट कम्स टू इमेजरी, व्हेन इट कम्स टू एनाफोरा, व्हेन इट कम्स टू एजोनेंस, इनमें बच्चों को बहुत दिक्कत आती है. सो यू मस्ट, जब भी आप लोग जो हो नई चीजों को लर्न करते हो, जैसे इस वाले में देखो इमेजरी, इमेजरी मीन्स द क्रिएशन ऑफ एन इमेज, एन इमेजिनेशन. Similarly, and now there came both mist and snow, and it grew wondrous glow, and eyes must hide. यानी कि जो word and है, it has been repeated in the first three area in the consecutive lines. हर लाइन में and से शुरू हो रहा है, और इसको हम क्या बोलेंगे? एनाफोरा. इसको हम क्या बोलेंगे? एनाफोरा. यही लाइन अगर ये हमारे स्टेटमेंट के बीच में बार बार आ रहा होता तो हम उसको रेपिटेशन कहते हैं, लेकिन जब ये हर एक लाइन के बिगिनिंग में आएगा तो हम उसको एनाफोरा बोलते हैं. एज ग्रीन एज एमरल्ड, जो आइस है, इट इज लुकिंग लाइक द ग्रीन कलर, बिकॉज नीचे आपके एल्गीज है, आपके ग्रास है, तो उसका जो कलर है वो एकदम ग्रीनिश लग रहा है. दिस इज द कंपैरिजन एंड इट इज आपका सिमिली. Again, this, the eyes was here, the eyes was there, the eyes was all around, ये आपका जो है repetition. You also have anaphora and you also have repetition. अगर हम पूरे लाइन को देखते हैं तो it is repetition. The eyes was here, the, और पेपर में ऐसा ही आता है, the eyes was here, the eyes was there, the eyes was all around. यानी कि it is repeating the word other eyes. लेकिन अगर हम सिर्फ दो लाइंस को देखते हैं, it is also anaphora, लेकिन इसमें मैक्सिमम आपका repetition वाला ही आता है. Next is, it cracked and growled and roared and howled. It cracked and growled and roared and howled. यानी कि this is called as onomatopoeia. That is sound. एक ऐसा sound, मतलब एक ऐसा word जो खुद ही sound बन जाता, जैसे मियाओ, मू, वूफ, हिस. मतलब इनके डिक्शनरी मीनिंग्स नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इन जो वर्ड जब बोला जाता है ना, इसी से हमारे को जो है वी अंडरस्टैंड द मीनिंग. क्रैक, ग्राउल, रोल, हाउल, दीज आर ऑल साउंड वर्ड्स. इनको हम बोलते हैं साउंड वर्ड्स, और जो साउंड वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑर्नामेटापिया. बहुत अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वन. Like noises in a sound. Again, there is a comparison. तो सिमिली, यानी कि इस एक पैराग्राफ के अंदर 59, 60, 61, 62, इसके अंदर अगर आप देखो तो रेपिटिशन भी है, एनाफोरा भी है, ओनोमेटापिया भी है, और सिमिली भी है. So you can see the number of poetic devices that have been used in this particular poem. Then at length did an albatross, sorry, cross an albatross, through the fog it came, as it has been a Christian soul. यहाँ पे there is a, मतलब कि Christian soul मतलब normally the Christians hail it as God, messenger of God. तो यहाँ पे it is allusion. The relation of a story, the relation of a place, the relation of a person, जब ऐसा कुछ भी आता है तो हम उसको एल्यूजन कहते हैं. लाइक अगर किसी जगह पे बाइबल यूज हुआ है, किसी राजा का नाम यूज हुआ है, यू आर लॉर्ड राम, या फिर अलाइज इन द वंडर वर्ल्ड, वंडरलैंड, अलाइज इन अ वंडरलैंड, सिंड्रेला.
जो ये आपके कैरेक्टर्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं जब ये यूज होते हैं तो हम इनको बोलते हैं एल्यूजन. नेक्स्ट इज इन मिस्ट और क्लाउड और मस्ट और श्राउड. मतलब कभी इधर कभी उधर, चाहे बारिश हो, चाहे क्लाउड हो, चाहे मिस्ट हो, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर जो वो एल्बेट्रॉस है दैट वुड कम. वाई इज ऑल द नाइट थ्रू फॉग स्मोक वाइट. यहाँ पे जो मून है उसको व्हाइट मूनशून, सॉरी मूनशाइन एंड फॉग स्मोक व्हाइट, they have been compared. So here it is metaphor. Now we are going to the next part. The sun now rose upon the right. Out of the sea came he. Same यहाँ पर the sun has been personified with the word he. And I had done a hellish thing, and it would work them woe. The word and is repeated in the consequent 91 and 92nd line, and this is called as anaphora. Then it would work them woe. Would work woe. Would work woe. Alliteration. The letter W is repeated. Would work woe. Like God's own head, यानी कि the crown of God. The sun has been compared with the crown. मतलब जब वो ऊपर था, यहाँ पे कहने का मतलब है वो ऊपर की तरफ था. So it is again simile since the word like has been used. Pharaoh followed free. The letter F is repeated. Pharaoh followed free. So alliteration. अब आता साइलेंट सी. अब साइलेंट सी में देखो, अगर साइलेंट सी का मतलब है एकदम देर वॉज नो नॉइस. एक इसका मीनिंग यानी कि मेटाफॉर. दूसरा, इट इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड एपिथेट. हाउ? यहां पर साइलेंस मतलब देर वॉज कंप्लीट साइलेंस विच ऑल्सो symbolizes the oncoming storm. And silent and C, sir. The letter S is repeated, so it is also alliteration.
तो साइलेंट सी में ट्रांसफर्ड एपिथेट भी है, मेटाफॉर भी है एंड एलिट्रेशन भी है. लेट मी वंस अगेन क्लियर व्हाट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. मींस ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है जब आपके लाइन में एक एडजेक्टिव है और एक नाउन है. साइलेंट इज एडजेक्टिव एंड सी इज नाउन. लेकिन जब उसका और कोई मीनिंग बन जाए, समथिंग एक डीप मीनिंग, दैट बिकम्स ट्रांसफर्ड एपिथेट. समुद्र की खामोशी. समुद्र कोई इंसान तो है नहीं कि वो खामोश रहेगा. द साइलेंस ऑफ द सी, इट इज हेयर personification. नेक्स्ट, हॉट एंड कॉपर स्काई द ब्लडी सन. बहुत बार पेपर में आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन था आपके फॉर आइडेंटिफाइंग द पोएटिक डिवाइस. हॉट एंड कॉपर स्काई मतलब एकदम गर्म था. द स्काई वॉज रेडिश इन कलर. द सन लुक एज रेड एज ब्लड. एंड दिस इज आपका मेटाफॉर. इट इज आपका मेटाफॉर. डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे. As idle as a painted, as idle as a painted ship. There is comparison. It looks as if the ship was not on the sea, but it was on the in a frame. It has been compared to a painting. Simile. Water, water everywhere and all the boats did shrink. Water, water. ये सबसे ज्यादा पेपर में आता है. और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्कर में भी आता है कि व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज. तो यहाँ पर वो है आयरनी. मतलब समथिंग विच इज कंप्लीटली ऑपोजिट. चारों तरफ पानी है लेकिन पीने का पानी कहीं पर भी नहीं. देयर इज वाटर, इतना पानी है कि जो उनका शिप है उनके उसके बोर्ड तक आ रहा है, लेकिन उस पानी को वो पी नहीं सकते हैं. सो दैट इज द आयरनी. देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो, आई विल शो यू. Reel and rot. The letter R is repeated like a witch oil. Simile. Then utter drought. Utter drought has been used for extreme thirst. बहुत ज्यादा पानी मतलब उनका गला सूख रहा था. So metaphor.
Instead of the cross, the albatross about my neck was hung is allusion. So they are some of the poetic devices used in the poem, that is the rhyme of the ancient mariner. I will summarize this fiction, The Letter, for you. It is written by Dhumketu and it's a very emotional story. मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो यू विल अंडरस्टैंड कि द स्टोरी इज नॉट अ सिंपल स्टोरी. इट इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेटर. हमारे लिए आजकल लेटर क्या, वी आर ऑल हैविंग द, हम लोग व्हाट्सएप के जमाने में रह रहे हैं. तो एवरीथिंग वॉट एवर वी वॉन्ट वी गेट इट इमीडिएटली. अपने हमें गूगल से मिल जाता है, हमें चैट जीपीटी से मिल जाता है, हमें अपने जो है व्हाट्सएप पर मिल जाता है. बट देर वॉज अ टाइम व्हेन जो लेटर्स होते थे आपके, जो हम लिखते हैं चिट्ठी, उसकी भी जो है देर यूज टू बी सम सिग्निफिकेंस. इनफैक्ट आई वुड नॉट से सम but much. This chapter is all also about, इस चैप्टर का एक और भी है, वो है कंपैशन, एम्पैथी. एम्पैथी किसी के पेन को समझना, किसी के इमोशंस को समझना, किसी के पेशेंस को समझना. It is also that people often fail to understand what is the pain of others. तो कई थीम्स को लेकर ये चैप्टर है द लेटर. द लेटर इज ऑल अबाउट अ मैन कॉल्ड अली. ये जो लेटर, जो चैप्टर आप पढ़ोगे, वो है एक इंसान जिसका नाम है अली. अब जो अली है, सुबह सुबह उठेगा, when nobody is has even woke up, and then he would take up his tattered clothes, अपने मतलब अपने फटे पुराने कपड़े को लेगा, and he would start walking towards the post office. सुबह सुबह, या तो जिनके घरों में मॉर्निंग शिफ्ट होती है वहां पर, या ओकेजनली जो लोग सुबह उठते हैं वही उठते थे. अदरवाइज द एंटायर एरिया वाज स्लीपिंग बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड. लेकिन अली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे कोल्ड है, चाहे गर्मी है, चाहे बारिश है. ही वुड वेक अप एट द सेम टाइम, ही वुड गो एंड ही वुड सिट इन द पोस्ट ऑफिस लाइक एनीवन. अब वहां जो पोस्ट ऑफिस है उसको इस चैप्टर के अंदर वेरी हैंडसम बिल्डिंग, ऐसा भी बोला गया है कि जो पोस्ट ऑफिस है इट्स अ वेरी हैंडसम बिल्डिंग. द बिल्डिंग इज नॉट हैंडसम हियर, इट मींस द जो पोस्ट ऑफिस है दैट वाज अ प्लेस जहां पर अली हैड हिज होप. उसकी सारी उम्मीदें थी उस पोस्ट ऑफिस के ऊपर. अब कोई नहीं जानता है कि व्हाट इज मतलब वाई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि अली जो है एक जमाने में, एट सम पॉइंट, ही वॉज अ हंटर. मतलब वो एक्चुअल में कोचमैन था, कोचमैन अली. एंड जो आपके नवाब होते थे, जो बड़े बड़े रिच लोग होते थे, उनका कोच, मतलब उनको कोच में बिठाकर ले जाना उसका काम था. बीइंग वो जो रिच पीपल होते थे, नवाब वगैरह, वो लोग हंटिंग करते थे, तो हंटिंग का इसको भी पैशन आ गया था. ही ऑल्सो डेवलप द पैशन फॉर हंटिंग. और ऐसा माना जाता है कि अली की आंखें इतनी तेज थी, ही हैड सच अ शार्प आईज दैट nothing, even the slimmest, even the tiniest thing could not evade his eyes. उसकी आंखों से कुछ भी बचकर नहीं जा सकता था, कुछ भी. एंड उसकी स्पीड इतनी अच्छी थी कि वो रनिंग रैबिट को जो है मार सकता था, एरो मार सकता. बट लाइफ ने उसको एक टर्न दिया. He had a turn in his life
और वो टर्न था उसकी जो बेटी थी मिरियम, जो उसकी पूरी जिंदगी की पूंजी थी। शी वॉज द एसेट फॉर हिम, शी वॉज द वन हु वॉज द होप फॉर हिम, suddenly got married to a soldier in Punjab and she went away. जब मिरियम चली गई तो अली को सेपरेशन, लोनलीनेस, जब वो बच्चों को अपनी माँ से अलग करके हंट करता था, उसको इतनी खुशी होती थी जब, और जो मतलब कि जो मदर एनिमल थी वो तड़पती थी तो ये खुश होता था। और अब उसको वो जो सेपरेशन था वो आप उसको समझ आया। एंड दिस रियलाइजेशन मेड हिम लीव हिज हंटिंग, उसने हंटिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद रोज जैसे हम मंदिर में घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, वैसे वो जाकर जो है पोस्ट ऑफिस में बैठ जाता। पोस्ट ऑफिस के जो लोग होते थे वो इसको देखते और मजाक उड़ाते। उसको लगता था इतने बूढ़े इंसान को कौन ही लेटर लिखेगा, किसके पास इतना टाइम होगा कि इस इंसान को कोई लेटर लिखे, और ये तो पागल है। मतलब दे वुड बी मेकिंग जोक्स ऑफ हिम, उसको लोनाटिक बुलाते थे, उसको लेकर जो है कहानियां बनाते थे। पोस्ट मास्टर बताता था कि उसके जान पहचान में एक ऐसा आदमी था जो खुद को थप्पड़ मार के जो है हंसना, मतलब कि रोना शुरू कर देता था। देयर वॉज अ मैन जो जाकर एक पर्टिकुलर पत्थर पे पानी डालकर उसे शिवलिंग समझता था। सो दे वुड कंपेयर हिज एम्पथ, उसका जो पेन था उसको टू अ लुनाटिक पर्सन, टू अ मैड पर्सन। लेकिन अली कभी नाराज नहीं होता। कभी कभी जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना वो इसका मजाक उड़ाते हुए इसको बुलाते अली, ये बेचारा खुश होकर वहां जाता कि इसका लेटर आ गया। और फिर वो कहते हमने कब बुलाया था। दे वुड मॉक हिम, प्ले प्रैंक ऑन हिम। लेकिन अली कभी नाराज नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में डर था। उसको इस बात का डर था कि अगर मैं पोस्ट ऑफिस वालों को नाराज कर दूंगा और मिरियम का लेटर आए, ये मुझे ना दे तो क्या होगा। और ये सोचकर वो कभी नाराज नहीं है। ऐसे करते करते दिस हैड बीन हिज रूटीन फॉर 5 इयर्स, सोचो 5 साल। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि अली पोस्ट ऑफिस नहीं जा रहा। नॉर्मली किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई कोई आ रहा है नहीं आ रहा, बस उन लोगों को ना थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता था कि भाई वो पागल आदमी जो यहाँ कर बैठा रहता था वो क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया है। अदरवाइज दे वर नॉट बॉदर्ड कि अली नहीं आया या अली का लेटर नहीं आया। अली नहीं आया, उन्होंने पूछा भी नहीं कि क्यों नहीं आ रहा है। इस दौरान, मींस व्हेन अली वाज नॉट देयर, अली नहीं आया था, इस दौरान जो पोस्ट ऑफिस का जो हेड था, पोस्ट मास्टर, उसकी बेटी रहती थी दूसरे शहर में। शी लिव्ड इन अनदर सिटी एंड शी फेल इल, वो बीमार हो गई। नाउ पोस्ट मास्टर वॉज ऑल्सो अ फादर, पोस्ट मास्टर भी एक पिता ही था। और ही वॉज वेटिंग फॉर द लेटर ऑफ हिज डॉटर, वो अपनी बेटी के लेटर के लिए इंतजार कर रहा था। और रोज वो देखता कि वो लेटर नहीं आ रहा, एंड ही कुड कोरिलेट द डेस्परेशन ऑफ अली विद हिमसेल्फ। अब उसको अपने फादर होने के बाद उसको समझ आया कि अली बेचारा कितना छटपटाता होगा। उसको उस फादर के पेन को वो धीरे धीरे समझ रहा था। रोज वो आता, वो मतलब कि पोस्ट ऑफिस में अपने वो ढेर जो उसके पास, और अलग अलग लेटर्स होते थे, मतलब जो आपके ऑफिशियल लेटर्स, आपके पर्सनल लेटर्स, पोस्ट कार्ड, उनको अलग करता और ढूंढता कि उसकी बेटी ने कोई लेटर तो नहीं लिखा। बट देयर वॉज नो लेटर। Suddenly, one day it happened that there was a letter, और वो लेटर देखने से ही पता लग रहा था कि वो ऑफिशियल लेटर नहीं है। पोस्ट मास्टर वॉज वेरी हैप्पी, उसको लगा उसकी बेटी ने उसको लेटर लिखा, लेकिन जब उसने नाम पढ़ा तो ही वॉज शॉक। इट वॉज अ लेटर फ्रॉम मिरियम टू अली। वही लेटर जिसके लिए वो पिछले 5 साल से रोज आ रहा था, यानी कि वो जो मजाक उड़ा रहे थे, दैट वॉज ऑल जस्ट
मतलब कि जो उन लोगों ने कितना गलत किया था। अब उसने देखा कि वो लेटर भी सच है, और जो अली की जो इंतजार था दैट वाज आल्सो ट्रू। अब उसने सोचा कि ये जो लेटर है मैं अली को दे आता हूँ, और ये सोचकर उसने वहां पर जो पोस्ट मैन होता है उसको बुलाया। अब वो जो पोस्टमैन था, जब वो आया तो उसने देखा, उसने पूछा, तो उसने बताया कि ये लेटर आया। तो उसने बताया कि बहुत टाइम पहले अली जो है आया था जब भी बीमार था, बट हिज पेशेंस हैड कंप्लीटली ड्रॉन ऑफ। उसका जो पेशेंट था वो खत्म हो गया था, बिकॉज ही हैड बीन इल एंड ही हैड एनविसेज हिज एंड। उसने अपने एंड को भी देख लिया था, और उसने पोस्ट और मैन को कुछ पैसा दिया था, और कहा था कि जब मेरी बेटी का लेटर आए तो उसे मेरे पास पहुंचा दे। और जब पोस्टमैन ने पूछा कहाँ, तो उसने ग्रेवयार्ड का एड्रेस बताया। दिस हैड टच्ड। अब उस दिन जब पोस्टमैन वहां पे गया तो उसने देखा पोस्ट मास्टर किसी से बात कर रहा है। पोस्ट मास्टर जो है अली से बात कर रहा था कि अली ये लो तुम्हारी बेटी का लेटर। और जो अली था उसके चेहरे पर एक कोल्ड कमांड था, नॉट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। इट लुक्ड एज इफ द पर्सन वाज नॉट देयर। और जब पोस्ट मास्टर ने उसको वो लेटर दिया, वो लेटर वहीं रह गया। अब पोस्ट मास्टर को समझ नहीं आया कि भाई मैंने तो अली को देखा, मैंने तो अली को लेटर दिया, फिर क्या हुआ। तब अंदर पोस्टमैन आया और उसने बताया कि अली को तो मरे हुए महीनों हो गए। द पोस्टमैन द पोस्ट द जो मतलब कि पोस्ट मास्टर था, ही वॉज नॉट एबल टू बिलीव, क्योंकि उसके सामने तो अली थोड़ी देर पहले था। मे बी दैट वॉज अ फादर्स सिंपथी कि उसको अली दिखाई दिया, या हो सकता है कि दैट वाज अली सोल जो उसको दिखाई दिया। पेपर में आता क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये जो यहाँ पर ये लाइन स्पेसिफिकली ऐड किया। मे बी दैट वाज द सोल ऑफ अली, या दैट वाज द रियलाइजेशन। एनीवे, जब पोस्ट मास्टर को पता लगा कि अली इज नो मोर, उसने डिसाइड किया कि वो पर्सनली जाकर उस लेटर को ग्रेवयार्ड पर रख कर आएगा। एंड इन द इवनिंग he and the postman went, वो लोग गए, and they kept that letter on that graveyard. लेकिन इस इवेंट के साथ देयर वॉज अ कंप्लीट चेंज इन द पोस्ट मास्टर। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, व्हाट चेंज। अब उसको वो जो लेटर्स थे ना, वो सिर्फ एक पेपर नहीं लगते थे। अब उसको उस लेटर में लिखने वालों का जो इमोशन था वो समझ आ रहा था। नाउ ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि लेटर सिर्फ लेटर नहीं होता, वो किसी की उम्मीद होती है, वो किसी का पेन होता है, वो किसी का इंतजार होता है। एंड ही अंडरस्टूड द एम्पैथिक, he understood the pain of the father, the importance of letter. And once again he sat near the sigri waiting for another day so that he also gets a letter from his daughter. So that is the very emotional story, the letter. पहले मतलब कि दूरदर्शन के अंदर जो है देयर यूज टू बी अ प्रोग्राम, जिसमें हर थर्सडे को देयर यूज टू बी वन स्टोरी फ्रॉम वन पर्टिकुलर राइटर। उसमें मैंने ये वाला जो ए के हंगर जी थे उस वक्त में, एंड मैंने उसमें बहुत पहले जब आई वॉज इन 9 और 10 स्टैंडर्ड तब मैंने देखा था। एंड टिल डेट आई रिमेम्बर दो लेटर थे। एक 9th स्टैंडर्ड में हमारा एक चैप्टर था, दूसरे वाले में द लास्ट लीफ एंड दिस वन। So when I first time when I read this chapter, it was like I was, watching the same series. मैं उसी series को देख रही हूँ. And of course, it tells about the understanding
द एम्पैथी, द पेन। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, हम किसी के जो पेन होता है उसको नहीं समझ पाते। हम दूसरों का मजाक बहुत आसानी से बनाते हैं, अरे जाओ ना, बट उस मजाक के पीछे कितना पेन होता है, दैट वी फेल टू रियलाइज। पोस्ट मास्टर था, एनी अदर पर्सन की तरह, वो काम उसके लिए एक काम था, बट नाउ ही अंडरस्टूड उस लेटर्स में कितने लोगों की उम्मीदें, कितना पेन, कितना होप, ऑल ऑफ देम आर हिडन। So the chapter has a very good theme as well as message of empathy. We must try to understand, otherwise we should not make fun. अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, मजाक मत उड़ाओ। द सिग्निफिकेंस ऑफ लेटर होप। अली इज द एपिटमी ऑफ पेशेंस। पेपर में क्वेश्चन आता है, दैट इज द कैरेक्टर स्केच ऑफ अली। इसमें कैरेक्टर स्केच ऑफ अली आया हुआ है, कैरेक्टर स्केच ऑफ द पोस्ट मास्टर दोनों ही आए हुए हैं। और सीधा सीधा राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ अली की जगह लिखा हुआ आया हुआ है कि द सॉरी द कोचमैन अली वाज द एपिटमी ऑफ पेशेंस एंड होप। यस, मतलब उसका इतना मजाक उड़ाया जाता था, फिर भी वो कभी जवाब नहीं देता था। And 5 years without failure, he had been going to the post office regularly in the morning, whether it was cold or heat or rainy season, without any complaint. He would go, he would sit there and come back. So, this shows he was the epitome of patience and hope. Right? So, this is the summary of the chapter, The Letter, written by Dhumketu.